नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी अर्थ में। डेली की तरह ही हम प्रस्तुत हैं आज भी हिंदी 5 क्वेश्चन डेली को लेकर के, जो विगत परीक्षाओं पर आधारित हैं। आज के प्रश्न केंद्रीय विद्यालय प्रवक्ता 2018 से हैं। तो आइए देखते हैं ये 5 क्वेश्चन कौन से हैं और आपको किस तरह से लाभ पहुंचा सकते हैं आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। हम इसमें ये भी बात करेंगे कि प्रश्न को हल करने के साथ साथ उससे संबंधित जो और बातें होंगी, अन्य बातें, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और हम चाहेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और आप अपने परीक्षा में सफल हों। हमारी यही शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने। नहीं, इसका उत्तर जो है वो सही है, वो दूसरा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ये भी आपको बता दें कि पुरानी हिंदी उनके ग्रंथ का या इतिहास का नाम भी रहा है। तो एक तरह से हम देखें कि उनके ग्रंथ का नाम पूछ लिया सीधा सीधा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कि ग्रंथ का नाम क्या है। तो यदि उनके ग्रंथ का नाम पूछ लिया किसी भी बहाने से, तो बाकी जो विकल्प दिए हैं 3, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, तो इनके भी ग्रंथ के पूछने की संभावनाएं परीक्षा में बनती है। तो आइए देखते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का क्या नाम है। तो उनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये 1888 में प्रकाशित हुई थी। अच्छा, ये ग्रंथ इसलिए भी बहुत चर्चा की जाती है इस ग्रंथ की कि हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका नाम अग्रणी अक्षरों में रखा जाता है। और उसे पहला इतिहास इसलिए भी कहा जाता है कि वो पहली बार उन्होंने प्रयास किया था काल विभाजन का, उन काल विभाजन के साथ साथ उसके नामकरण का। और उन्होंने ये भी प्रयास किया था कि हम उत्तरोत्तर उन काल विभागों का नामकरण करने के साथ साथ उनकी क्या विशेषता है उसको भी इन्होंने रेखांकित किया था। तो इस दृष्टिकोण से अगर परीक्षा में पूछा जाए तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ है जो इस पैटर्न पे लिखा गया। जबकि हमें जो पता है कि हिंदी साहित्य इतिहास का पहला जो ग्रंथ है वो फ्रेंच विद्वान गार्था द तासी द्वारा लिखा गया एक इतिहास है, उसका नाम है इस्तवार द ला लिटेरात्यूर इन द हिंदुस्तानी। तो इसको हम पहले ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं। जबकि अगर काल विभाजन, नामकरण और उन काल विभाग के विशेषता के आधार पर हमको पूछे कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा, तो हम जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम लेते हैं। दूसरा जो ग्रंथ है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। ये 1929 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये संकलित थी। लेकिन इसका उस समय शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास। लेकिन जब ये स्वतंत्र पुस्तक के रूप में छपी 1929 में, तो इसका उसी हिंदी साहित्य के विकास का नाम हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास। राहुल सांकृत्यायन के ग्रंथ का नाम है हिंदी काव्यधारा, जो 1944 में प्रकाशित हुई। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसा है और उससे संबंधित जो बातें होंगी उससे देखेंगे। दूसरा जो प्रश्न है वो हमारा बाबा नागार्जुन से लिया गया है कि उन्होंने इसमें पूछा गया है कि नागार्जुन की खड़ी बोली की रचना कौन सी नहीं है। विकल्प दिया है भस्मांकुर, पत्रहीन नग्नगाछ, युगधारा, सतरंगी पंखों वाले। तो हमारा जो उत्तर है वो दूसरा सही है। जो पत्रहीन नग्नगाछ है वो खड़ी बोली में ना होकर के बल्कि ये मैथिली भाषा में है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दूसरा विकल्प सही है। अन्य बातों को अगर हम देखें तो नागार्जुन की भस्मांकुर जो रचना है वो एक तरह से खंड काव्य है। पत्रहीन नग्नगाछ में कुल 52 कविताएं संकलित हैं और इसकी भाषा मैथिली है। कविता का मैनिफेस्टो, जो नागार्जुन की कविता का मैनिफेस्टो है या घोषणा पत्र है, वो प्रतिहीनता या स्थायी भाव है। जबकि बच्चन सिंह ने इनकी कविता को नुक्कड़ कविता के कहा है। और अगर हम बात देखें, अगर हम इनकी सर्वप्रथम रचना देखें तो राम के प्रति है, जो 1935 में प्रकाशित हुई थी, विश्व बंधु में छपी थी। नागार्जुन की रचनाओं को कालक्रम के आधार पर हम देखें तो पहली जो रचना है वो रचना नहीं, एक तरह से
काव्य संग्रह, तो वो काव्य संग्रह निम्न निम्न है। हम हम काल हम इसे रचना काल के आधार पर हम देखेंगे। जो पहली रचना है युगधारा 1953 में, सतरंगे पंखों वाली 1959 में, प्यासी पथराई आंखें 1962 में, भस्मांकुर 1971 में, तालाब की मछलियाँ 1975 में, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 में, तुमने कहा था 1980 में, हजार हजार बाहों वाली 1981 में, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 में। यदि हम देखें तो जो हमने भस्मांकुर की बात की थी, जो खंड काव्य के रूप में है, यह भस्मांकुर बेसिकली बरवे छंद में रचित है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो परीक्षा में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, इस जो पत्रहीन नग्नगांच शीर्षक का जो काव्य है, जिसमें 52 कविताएं संकलित हैं, उसको 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। नागार्जुन ही अपने कविता को कहा है कि प्रतिहिंसा या स्थायी भाव है। और यदि हम नागार्जुन के बारे में देखें तो नागार्जुन को जो बच्चन सिंह ने नुक्कड़ कविता, उनकी कविता को नुक्कड़ कविता कहा है। जो और चीज़ें पूछ सकती हैं इनसे कि इनकी जो प्रतिनिधि कविताएं हैं, जो इनको आगे लाती हैं, इनके कविता एक कवि का स्केच जो बनाती हैं, वो कविताएं हैं बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, दंतुरित, ये तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, पांच पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा लंबी कविता परंपरा में आती है, और अकाल और उसके बाद। और नागार्जुन की जो पहचान है वो प्रगतिवादी सलाका पुरुष के रूप में है। तो इस तरह से जो थोड़ी बहुत नागार्जुन के विषय में जानकारी रही हमने आपको दिया। और इस प्रश्न को से हम आगे चलते हैं तीसरे पे। देखें तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन लिखा पद्मावत से है। लिखा गया है कि पद्मावत के विषय में कथन सत्य नहीं है या सही नहीं है। वह कौन सा कथन है जो सही नहीं है? बाकी तीन इसमें सही होगा। प्रेम का लोक धर्मी स्वरूप है। पद्मावत में क्या है? प्रेम का लोक धर्मी स्वरूप है। जी बिल्कुल सही। दोहा चौपाई शैली का प्रयोग है। हाँ, इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग है। भारतीय लोक कथा प्रबंध पर आधारित है। जी बिल्कुल, भारतीय लोक कथा प्रबंध पर आधारित है। और जो चौथा ऑप्शन है कि काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। उनकी जो कविता की शैली है, लिखने का जो ढंग है, वो प्रौढ़ है, मैच्योर है और गंभीर है। जहाँ पे जो अपने परिवेश के आधार पर जायसी अपनी भाषा को गढ़ते हैं, अपने शब्द को गढ़ते हैं, वो कहीं पर भी मिसमैच नहीं होने देते हैं। भाषा और परिवेश के संबंध को वो हमेशा बनाए रखते हैं। तो इस तरह का जो भास हो सकता है वो भास नहीं है, एक उनमें फाँक नहीं है, एक उनमें गैप नहीं है। और अन्य बात को तो इस तरह से जो चौथा विकल्प है वो गलत है। गलत मतलब कि ये विकल्प सही है कि पद्मावत के विषय में कथन सही नहीं है। अच्छा, अन्य बात हम अगर देखें पद्मावत से, या ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन के संदर्भ में और बातें क्या हो सकती हैं पद्मावत में? तो पद्मावत में कुल 57 खंड है। बहुत सी जगह समय और तमाम तरह की बातें होती हैं, पूछ लिया जाता है कि खंड है कि समय, तो याद आपको रखना है कि खंड है। इसका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। मुख्य रचनाएं जायसी की पद्मावत है, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलानामा, कन्हावत। तो इस तरह देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनकी रचनाओं का जिक्र होता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने जायसी की रचना को 3 ही माना है। पहला पद्मावत, दूसरा अखरावट और तीसरा आखिरी कलाम। डिग्री कॉलेज का जब हम परीक्षा देते हैं, किसी भी डिग्री कॉलेज का, वो चाहे हायर से हो या चाहे लोक सेवा आयोग से हो, तो उनमें जो एक प्रश्न बनता है वो विजय देवनारायण शाही के स्टेटमेंट को ले लिया जाता है। तो वो स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें जानना, तो हम अपने दृष्टिकोण से यहाँ पे रख दिए हैं। ये स्टेटमेंट है शाही का पद्मावत के संदर्भ में कि हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक है। तो तीसरे प्रश्न के संदर्भ में और तीसरे का उत्तर हमने देख लिया कि क्या है। हम आगे बढ़ते हैं कि चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत तक सभी पर रचना हो सकती है। एक कथन है यह
और उस कथन को पूछ लिया है कि यह कथन किसका है। पहला विकल्प दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा दिया है मैत्री शरण गुप्त और चौथा दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, यह सही है। उन्हीं का यह स्टेटमेंट है साहित्य के विषय को लेकर के कि क्या विषय हो सकता है, कि जिस दुनिया में जो छोटी से छोटी चीज़ है और बड़ी से बड़ी जो चीज़ है उन सभी पे कविता लिखी जाती है, ऐसा मानना था महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो इस प्रश्न से संदर्भित अन्य बातें क्या हो सकती हैं जिसे हमें जानना चाहिए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। 1900 से लेके 1918 का जो समय है हिंदी साहित्य के जगत में, इस कालखंड को हम द्विवेदी युग कहते हैं, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो काफ़ी पूछी जाती हैं। एक रचना है कि कालिदास की निरंकुशता, दूसरा रसज्ञ रंजन और तीसरा उर्मिला कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता। आइए हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है एक नाट्यगीत है, उसको ले लिया गया है कि आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। यह नाट्यगीत है, प्रसाद के नाटक से लिया गया है। पूछा है कि वो यह नाट्यगीत किस नाटक से लिया गया प्रसाद के। तो पहला विकल्प दिया विशाख, तीसरा दिया कामना, दूसरा दिया कामना, तीसरा दिया स्कंदगुप्त और चौथा दिया ध्रुव सामनी। तो इसका उत्तर है 3। मैं जब करके आया था केंद्रीय विद्यालय प्रवक्ता 2018 का, तो मैंने ध्रुव स्वामी ट्रिक लगाया था, तो जो कि वो गलत था। इसका उत्तर है स्कंदगुप्त से लिया गया है। और यह जो कविता रचती है वो देवसेना रचती है, और अंतिम भाग में जब ये नाटक ख़त्म होता है उस समय की ये बात है, और वो इसी गान के साथ लगभग समापन की ओर नाटक बढ़ता है। अच्छा, इस प्रश्न से संदर्भित हमें और बातें क्या जाननी चाहिए, तो वो अन्य बातों के रूप में हमने रखा है यहाँ पे। प्रसाद एक ऐतिहासिक नाटककार है। यदि हम नाटक के रूप में प्रसाद को लें तो ऐतिहासिक नाटककार है। प्रसाद का जो पहला नाटक है वो सज्जन है, जो 1910 में लिखा गया। विशाख 1921 में कल्हड़ के राज तरंगणी पर आधारित नाटक है। 1921 में लिखा गया, लेकिन किसके आधार पर? राज तरंगणी के आधार पर यह लिखा गया। दूसरा जो इनका नाटक यहाँ पे जिक्र है विकल्प के रूप में कामना, ये 1927 में लिखा गया, जो कि ये अन्य उपदेशिक नाटक है। और चौथा जो हमारे विकल्प में बचा है ध्रुव सामनी, तो ध्रुव सामनी 1933 में लिखा गया है। और नारी विषयक जो समस्याएं हैं, जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को उस नाटक में उठाया गया है। प्रसाद के नाटकों में अगर हम देखें तो जो सबसे अच्छा नाटक है, नाटक कला के आधार पर उसका मूल्यांकन करें तो वो ध्रुव सामनी सबसे बेहतरीन नाटक है। चूँकि मंचीयता भी उस पर हो सकता है, मंचन भी उसका हो सकता है, जबकि अन्य नाटकों का मंचन होना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि जितनी पात्र घटनाओं और परिवेश का चित्रण किया है उसका मंच पे उतारना उसे बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से ध्रुव सामनी काफ़ी इस मामले में कसावट के साथ नाटक कला के या मंचन कला पर खरा उतरता है। तो ये आपके सामने 5 क्वेश्चन रहे, जिसको हमने पांचों क्वेश्चन को देखा और उससे संदर्भित जो बातें थी उनको मैंने जाना। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। हम आशा करते हैं कि यह जो प्रश्न है, यह जो उत्तर है और इससे अन्य बातें हैं, वो बातें आप लोगों के परीक्षाओं में कहीं ना कहीं